हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू के साथ। तो पहला एमसीक्यू सबसे बेसिक एमसीक्यू है जो आपने बचपन में ही पढ़ रखा है। वो क्या है? इन विच ईयर इंडिया एडॉप्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? कौन से साल के अंदर इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्या कर लिया था? एडॉप्ट कर लिया था। 1991 में, 1993 में, 1998 में या फिर 2001 में? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ। मेरे पास अजीब से आंसर आ रहे हैं, पता नहीं क्या, मेरे को रीड करने में नहीं आ रहे, लेकिन आंसर जो मेरे पास आ रहे हैं वो ए आ रहे हैं। बच्चों आप बताओ, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी, डी? मेरे पास अब एक गाना आया है, मर्डर 3 मूवी का है, आ जरा करीब से जो पल मिले, कुछ ऐसे ही है। कुछ ऐसे ही है, आपके प्यार में हम सवरने भले। ठीक है, ओके। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1991। 1991 के अंदर हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। वाई देयर वॉज अ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? जरूरत क्यों पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की? ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट, ड्यू टू एडवर्स पीओपी, राइज इन प्राइसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? फिस्कल डेफिसिट ज्यादा था, एडवर्स बीओपी था, प्राइसेस बढ़ गए थे या फिर सब कुछ ही था? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा हो गया था, एडवर्स बीओपी हो गया था, प्राइजेस भी बहुत ज्यादा हो गए थे। और मेरे पास एक प्यारा सा आंसर आया है, बहुत ही पुराना। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, एक वाला गाना आया है, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे। ओके, ले जाएंगे ले जाएंगे, मैं भी ले जाऊंगा इधर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए फिस्कल डेफिसिट हो गया था। मतलब फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो रहे थे लेकिन गवर्नमेंट की जो इनकम है, जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा था। एडवर्स बीओपी का मतलब क्या होता है? पेमेंट भार बहुत जा रहा था लेकिन पेमेंट इंडिया में भार का कम आ रहा था। और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था खर्च करने को, तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया था। क्लियर? ओके। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं इस सवाल को, लेकिन आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। हाउ मच लोन वॉज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ड्यूरिंग द 90s टू बेल आउट इंडिया ऑफ द क्राइसिस? वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने इंडिया को कितना लोन दिया था इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए? 10 मिलियन का, 10 बिलियन का, 7 बिलियन का या फिर 20 बिलियन का? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? 10 मिलियन, 10 बिलियन, 7 बिलियन या फिर 20 मिलियन? ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7 बिलियन। ये चीज क्लियर हो गई? ये फैक्ट है, ये आपको रटना पड़ेगा। क्लियर? ओके। हमें बस गाना है, चाहूं मैं या ना। अगला सवाल, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर एंटायरली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर? कितनी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं? यहाँ पे इंडस्ट्री जगह सेक्टर लिख देना, इंडस्ट्री जो भी है लिख देना। क्या है बच्चों सवाल? हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर एंटायरली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर? 6, 10, 3 या फिर 4? बताओ बच्चों, का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कितनी इंडस्ट्री जो हमारे उसके लिए पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व करी गई हैं? ए, बी, सी या फिर डी? तो मेरे पास आंसर आया है छम्मक छल्लो, और ये एक आया केयर नहीं करदा। चिट्टियां कलाइयां चल छैया छैया, पता नहीं क्या क्या आंसर आ रहे हैं, बट आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 3। कौन कौन सा? एटॉमिक एनर्जी, दूसरा डिफेंस और तीसरा रेलवेज। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट संभाल सकती है, इसके अलावा बाकी सारे में प्राइवेट्स को अलाउड हमने कर दिया है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कंट्रीज है जो अभी प्रेजेंटली मेंबर हैं? 164, 120, 96 या फिर 48? जल्दी से बताओ उसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
प्रेजेंटली कितनी कंट्रीज हैं जो WTO का मेंबर हैं? 164, 120, 96 या फिर 48? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 164। एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर हैं। क्लियर? ओके। अगला सवाल, WTO स्टैब्लिश कब हुआ था? WTO स्टैब्लिश कब हुआ था? 96 में, 98 में, 2000 में या फिर 95 में? बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 96, 98, 2000 या फिर 95? 1996, 1998, 2000 या फिर 1995? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? मेरे पास आंसर आ रहा है 95, मतलब 95। 1995 मेरे पास आंसर आ रहा है। जल्दी आप बता दो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सोच लिया, समझ लिया? चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे पास आंसर आया है दिल चीज बड़ी है मस्त मस्त, या फिर दिल चीज तुझे दे दी। गाना नहीं हमारा उसका, एयरलिफ्ट मूवी का, अक्षय कुमार का। दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। अरे ये क्या हो गया? 1995 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके। चलिए बच्चों अगला सवाल, WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये जनरल क्वेश्चन है। WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? इटली में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में या फिर वॉशिंगटन में? बताओ बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा? इटली, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन? बताओ बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? मेरे पास आंसर आया है बांग्लादेश में। एक आंसर आ रहा है दिल दीवाना, एक आंसर आ रहा है मेरे बगल में। बड़े प्यारे प्यारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बट बच्चों जो ऑप्शन नंबर बी है जेनेवा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अगला सवाल, स्टेबलाइजेशन मेजर एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर आर टू ग्रुप्स ऑफ विच पॉलिसी? कौन सी पॉलिसी के अंदर ये दो मेजर हैं हमारे, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, ट्रेड पॉलिसी में या फिर मॉनेटरी पॉलिसी में? बताओ बच्चों कौन सी पॉलिसी के अंदर ये दो मेजर हमको बताए गए हैं, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे पास एक आंसर आया बड़ा प्यारा। भावना नाम की लड़की है और उसी ने बोला सर मेरी भावनाओं को समझो। शब्दों पे क्या रखा है? ठीक है, एक लड़की भटिंडा में रहती है, उसने कहा सर मेरे शहर तो आओ। एक लड़की कह रही भीगी भीगी रातों में। हाँ देखो भाई साहब, ये आई लड़की अलग से भीगी भीगी रातों में। बेटा तेरे अरमान जाग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करो, जवानी खुदक रही है तुम्हारी अभी। अगला सवाल, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया? इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, नाबार्ड, SBI या फिर RBI? बताओ बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है, नाबार्ड रेगुलेट करता है, SBI रेगुलेट करता है या फिर RBI रेगुलेट करता है? बताओ बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बता दो, इतने सिंपल से क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, RBI। अब जो बच्चे सेबी बोल रहे हैं बच्चों, सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट नहीं करता। समझ रहे हो? कुछ बच्चे सेबी बोल रहे थे, आप भी सेबी बोल रहे होगे, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। सेबी क्या रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट रेगुलेट करता है, बट जो RBI वो पूरा फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अगला सवाल, what is the name of the tax introduced by the parliament in 2016 to unify the indirect tax system in India? 2016 के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को यूनिफाई करने के लिए कौन से टैक्स को बनाया गया था? सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या फिर कस्टम ड्यूटी? बताओ बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी?
बताओ, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या फिर कस्टम ड्यूटी? बताओ। मेरे पास एक आंसर आ रहा है चेन्नई, एक आंसर आया है चीनी लोग, और एक आंसर आया है कि हाँ भाई कोरोना वायरस का जन्मदाता, एक आ रहा है चाइना, एक आ रहा है चमगादड़। अब एक गाना है चोरी चोरी चुपके चुपके। मतलब सब सी ही बोल रहे हैं, सब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोल रहे हैं, मतलब आंसर बिल्कुल सही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? ओके बच्चों, जो मैं आपको तैयारी करा रहा हूं ना, एमसीक्यूज की तैयारी तो आपकी हो ही रही है, लेकिन आप इसके संग संग ए बी सी डी से जो वैरायटी ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं ना, उनकी अपनी तैयारी कर रहे हो। चाहे आप अंताक्षरी ले लो, चाहे किसी शहर का नाम ले लो, चाहे कोई वर्ड ले लो, चाहे वो गाली ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नवरत्न? बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नवरत्न? नीचे दिए गई कंपनियों में से कौन सी कंपनी को नवरत्न का टैग मिला हुआ है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? नवरत्न कौन सा है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? जल्दी से बताओ, ए, बी, सी या फिर डी? तो मेरे पास एक आंसर आया है, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में देता हूं। मेरे पास आंसर ए आ रहा है, मेरे पास आंसर डी भी आया है, ए बी सी डी चारों में से कोई भी एक आया है। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क। मैं क्या कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं है। होमवर्क HW। चलो छोड़ो, होमवर्क क्वेश्चन है भैया आपको, ठीक है, कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा नवरत्न है। अगला सवाल, होमवर्क है बच्चों, ध्यान रखना, होमवर्क ABCD। अगला सवाल बच्चों, विच पॉलिसी इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी? इससे ज्यादा सिंपल सवाल नहीं हो सकता। पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी है जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करती है? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन या फिर कुछ भी नहीं? बताओ बच्चों, का आंसर क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी से बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं उसका जो करेक्ट आंसर है। सबको ही पता है आंसर नंबर ए, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं? अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के संग क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम उन्हें कुछ बेच रहे हैं, वो कुछ हमें बेच रहे हैं। क्लियर? ओके। अगला सवाल, नेम द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। GATT का सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? बताओ बच्चों, का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ, उसका आंसर क्या होगा कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? जल्दी से बता दो, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास एक गाना है, दम मारे दम। आंसर बिल्कुल सही है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। एक गाना है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, वो ना तू, कौन सा गाना था? इश्क करने काबिल नहीं है, कुछ ऐसी गाना था अजीब सा। तो ये आंसर है, बट डी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ। ये GATT 1948 में स्टार्ट हुआ था विद 23 कंट्रीज। इसके बाद 1995 के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो गया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया था। ये चीज आपको पता होगी या पता होनी चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगला सवाल बच्चों, क्या दे रखा है? द प्रोसेस थ्रू विच a company hires services from external sources, mainly foreign countries, is known as? किस प्रोसेस के थ्रू कोई भी कंपनी बाहर के सोर्सेस से काम करवाती है और मेनली दूसरी कंट्रीज के लोगों से अपना काम करवाती है, उसे हम क्या बुलाते हैं?
इनकमिंग बुलाते हैं, आउटसोर्सिंग बुलाते हैं, डीरेगुलेशन बुलाते हैं, फिर डीवैल्यूएशन बुलाते हैं? बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इनकमिंग, आउटसोर्सिंग, डीरेगुलेशन या फिर डीवैल्यूएशन? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और मेरे पास एक आंसर आया है, 2004 में एक मूवी रिलीज हुई थी मर्डर 1, जिसमें कौन थे? हमारे इमरान हाशमी जी थे और श्रीमती मलिका शेरावत जी थी, और उनका एक प्यारा सा गाना था, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा तेरे अब के साथ। आगे मैं बोलना नहीं चाहूंगा। एक गाना है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। मतलब बच्चे बताना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में, और ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, आउटसोर्सिंग इज द करेक्ट आंसर। और मैं आपको बता दूं, मैंने 2004 के अंदर ये मूवी सिनेमा हॉल में देखी थी, मर्डर 1। मुझे लगा था मर्डर होगा इसके अंदर, बट कुछ और ही निकला था। ठीक है। और एक आंसर आया बचपन का प्यार। मतलब सभी बच्चे बी ऑप्शन बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। अगला सवाल बच्चों, IBRD was another name for which of the following institution? IBRD का दूसरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व, वर्ल्ड बैंक या फिर स्विस नेशनल बैंक? IBRD का दूसरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व, वर्ल्ड बैंक या फिर स्विस नेशनल बैंक? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी? बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और IBRD की तो फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको। जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? तो मेरे पास एक गाना आया, चलते चलते कट जाए रास्ते। बताओ ऑप्शन नंबर सी के बारे में बच्चे बता रहे हैं। आप भी बता दो फटाफट से बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए? IBRD का दूसरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व, वर्ल्ड बैंक या फिर स्विस नेशनल बैंक? तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर, चलते चलते कट जाए रास्ते, मतलब ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक ही है। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके। अब दूसरा गाना आ गया मेरे पास, चांद सी महबूबा हो मेरी बांग्लादेश वाली। बड़ा अजीब है। और चांद छुपा बादल में। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे आंसर आते हैं मेरे पास, गाने का नाम आ जाएगा, कोई वर्ड आ जाएगा, बस आपको ऑप्शन बता देंगे वो। ठीक है, ऐसा कुछ है। आप भी ऐसा करो, मजा आता है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन एंड स्टेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या सवाल फिर से रीड करेंगे? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन एंड स्टेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। Restriction imposed by licensing authority was removed. Fixation prices and controls were removed. Private sector was not allowed to enter the public space. तो बताइए इन तीनों बातों में से कौन सी बात है जो कि इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन के हिसाब से सही है? पहली वाली, पहली, दूसरी, सिर्फ तीसरी या फिर तीनों? बताओ बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 and 2, ओनली 3 या फिर ऑल 3? ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताओ बच्चों, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट लगाओ, सोचो और फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कि रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे लाइसेंसिंग वाले, प्राइस फिक्सेशन कंट्रोल हटा दिए थे, और प्राइवेट सेक्टर को मना कर दिया था पब्लिक स्पेस में आने के लिए। तो बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 and 2। रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे, प्राइस फिक्सेशन कंट्रोल हटा दिया गया था, और प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया गया था। ये आपको चीज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपको पता है मूवी आई थी बुलेट राजा, सैफ अली खान की, वो आंसर आया मेरे पास। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जो प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द पब्लिक स्पेस इज टोटली रॉन्ग, वो अलाउ कर दिया गया। लॉजिक क्लियर आपको? ओके बच्चों, अगला सवाल। Dash measures are short-term measures intended to correct the weakness of the balance of payment and to bring inflation under control. बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेबलाइजेशन, स्ट्रक्चरल, फेडरल या फिर नन ऑफ द अबव? कौन से मेजर शॉर्ट टर्म मेजर थे जिनका मेन इंटेंट क्या था कि उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कमियां हैं या फिर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में लेकर आना है? स्टेबलाइजेशन मेजर्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, फेडरल रिफॉर्म्स या फिर नन ऑफ द अबव? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए, स्टेबलाइजेशन मेजर।
ये शॉर्ट टर्म के लिए था, और जो लॉन्ग टर्म के लिए था वो कौन सा था? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और फेडरल रिफॉर्म्स किसी भी चीज का नहीं था। क्लियर हो गया? ओके। अगला सवाल, मैनी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर डैश फॉलोइंग द डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 1991। बहुत सारे गुड्स जो कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना रहे थे, उनको क्या कर दिया गया था ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स 1991? ए रिजर्व कर दिया गया था, बी डी रिजर्व कर दिया गया था, सी दोनों ही हुए थे, या फिर डी कुछ भी नहीं हुआ था? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या है। रिजर्व कर दिए गए थे, डी रिजर्व कर दिए गए थे, दोनों ही चीजें हुई थी, या फिर कुछ भी नहीं हुआ था? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हो। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डी रिजर्व कर दिया गया था। जब इंडस्ट्रियल रेगुलेशन आए थे तो उसको डी रेगुलेशन कर दिया गया था। ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म is to reduce the role of RBI from that of a dash to the facilitator of financial sector. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का वन ऑफ द मेन एम था कि आरबीआई का रोल को कहां से बदलकर फैसिलिटेटर बना दिया जाए? कोऑर्डिनेटर, रेगुलेटर, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नन ऑफ द अबव? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेटर, रेगुलेटर, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नन ऑफ द अबव? मेरे पास एक आंसर आ रहा है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, मेरी है यही आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। बी आंसर आ रहा है। आप बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या है? कोऑर्डिनेटर से फैसिलिटेटर बनाया, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाया, एडमिनिस्ट्रेटर से फैसिलिटेटर बनाया, या फिर कुछ भी नहीं हुआ? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो आंसर जो क्वेश्चन बनाए गए हैं कैसे बनाए गए हैं? एनसीईआरटी की कोई भी एक लाइन उठा लिए, वहां से फिलअप बना दिया। तो इस चीज का ध्यान रखेगा, आपको एनसीईआरटी की बुक रीडिंग थॉरोली करनी है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। इस चीज का ध्यान रखना। मैं तो बोलूंगा अकाउंट्स की थ्योरी भी एक बार आप एनसीईआरटी से रीड कर लेना। किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। आप डालना ncrt.nic.in, इसी वेबसाइट पे जाइएगा, किताब डाउनलोड कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी इज द मोस्ट प्रेफरेबल बुक्स फॉर दिस टाइम, क्योंकि वो वहां की लाइन उठाकर क्वेश्चंस बना रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपना अगला सवाल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम डैश 2017? अप्रैल 2017, मई 2017, जून 2017 या फिर जुलाई 2017? बताओ बच्चों, का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई? बताओ बच्चों, का करेक्ट आंसर क्या होगा? अप्रैल, मई, जून या फिर जुलाई? ए, बी, सी या फिर डी? बताओ बच्चों, का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे पास एक आंसर आया डमरू बाजे, एक आंसर आया दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे। अच्छा मुझे लगा गाना गाया, दुनिया में आए हो तो लब कर लो, थोड़ा सा जियो जियो थोड़ा मर लो। ये भी गाना है किच्चू में, डफली वाले डफली बजा। मतलब डी आंसर आ रहा है। जुलाई 2017 आंसर आ रहा है बच्चों मेजोरिटी में। बताओ आपका क्या आंसर है? अप्रैल, मई, जून या फिर जुलाई? एक आंसर आया धड़कन। लड़की ने धड़कन मूवी देखी है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, लड़की की फेवरेट मूवी लग रही है। तो जुलाई 2017 इज द करेक्ट आंसर, और मेन डेट जो है वो है 1 जुलाई 2017। इसी दिन जीएसटी आया था। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके। अगला सवाल। In 1991, as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis, the rupee was dashed against foreign currency. 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को बचाने के चक्कर में रुपी को क्या किया गया था अगेंस्ट फॉरेन करेंसी? रीवैल्यूड, डीवैल्यूड,
एप्रिशिएटेड या फिर डेप्रिशिएटेड? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? रीवैल्यूड, डीवैल्यूड, एप्रिशिएटेड या फिर डेप्रिशिएटेड? जल्दी से बता दो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। और करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, डीवैल्यूड किया गया था, जिससे लोगों को इंडिया में माल सस्ता मिले और वो इंडिया में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर सके। एप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड बच्चों आपको पता होगा, ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है और वो ये चीज नहीं हुई थी। और रीवैल्यूड का मतलब होता है करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना, वो हुआ नहीं था। डीवैल्यू किया गया था जिससे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा फेवरेबल हो जाए। और इसी बात पे बच्चों ने बोला था भारत माता की जय, भारत में रहने वालों का भला हो। चलो अब बच्चों बात करते हैं अपने आज के लास्ट सवाल पर। आज का लास्ट सवाल क्या है? डैश ऑन इंपोर्ट्स on manufactured consumer goods and agriculture products were fully removed from April 2001. 2001 में कौन सी चीज पर इंपोर्ट पर मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में फुल्ली रिमूव कर दी गई थी? क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, दोनों ही या फिर कुछ भी नहीं? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कौन से रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, दोनों या फिर कुछ भी नहीं? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास आंसर आया है, भारत में रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। ऑप्शन बी आ रहा है, भारत, बी, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। आप बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन ऑन एलपीजी। अभी इस चैप्टर के एलपीजी के क्वेश्चंस अभी समाप्त नहीं हुए, बट हम अब नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट कर जाएंगे, जस्ट बिकॉज पहले हम चैप्टर वाइज चलेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, उसके बाद हम मिक्स केस स्टडीज लेकर आएंगे। ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके, यही हमारा आपसे वादा है। तो चलिए बच्चों आपसे लेते हैं विदा, आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।